चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन संकट को लेकर बुलाई गई आपात बैठक में सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि यूक्रेन और रूस की सीमा पर बढ़ता तनाव गंभीर चिंता का विषय है और इससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में कहा कि हम यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर हो रही गतिविधियों और रूसी संघ द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा सहित यूक्रेन संबंधी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। त्रिमूर्ति ने कहा कि सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को कम करना और इस क्षेत्र और उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता स्थापित करना पहली प्राथमिकता है। रूस यूक्रेन तनाव के बीच भारतीयों को निकालने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन से भारतीय नागरिकों से वापस लाने के लिए इस सप्ताह टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया वहां के लिए 3 उड़ानें संचालित कर रहा है। पहली उड़ान आज मंगलवार 22 फरवरी को रवाना हुई है, जो कि आज रात तक दिल्ली पहुंच जाएगी। बाकी अन्य उड़ानें 24 और 26 फरवरी को रवाना होंगी। इन उड़ानों के लिए सीटों की बुकिंग शुरू कर दी गई और बता दें कि यूक्रेन के भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने का मशवरा दिया था। भारतीय दूतावास ने उन्हें कहा कि वे रूस यूक्रेन के तनाव को देखते हुए कुछ समय के लिए भारत वापस लौट जाएं। दक्षिण पश्चिमी बुर्किना फासो में सोमवार को सोने की खान के पास भीषण विस्फोट होने से अब तक कम से कम 59 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ग्लोबमुलोरा गांव में विस्फोट के बाद क्षेत्रीय अधिकारियों ने हताहत हुए लोगों की संख्या की जानकारी दी। ऐसा माना जा रहा है कि खनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों के कारण ये विस्फोट हुआ। हर तरफ शर्म नजर आ रहे थे, वह भयावह था। उन्होंने बताया कि पहला विस्फोट सोमवार स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2 बजे के बाद हुआ और उसके बाद भी कई विस्फोट हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार के लिए आज मणिपुर पहुंचे। पीएम मोदी आज अपनी मणिपुर यात्रा के दौरान इम्फाल पूर्वी जिले में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के आवास के पास स्थित लुवांग सागबम खेल परिसर मैदान गए, जहां पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव में 60 सीटों के लिए 265 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 17 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। गौरतलब है कि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। तमिलनाडु में हुए शहरी निकाय चुनाव की मतगणना आज मंगलवार को हो रही है। मंगलवार को इन चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। आज तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय चुनाव सबके सामने आ जाएंगे। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। राज्य में 19 फरवरी को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हुआ था, जिसमें 60.70% मतदान दर्ज किया गया था। बता दें कि यह चुनाव राज्य में 11 साल के बाद हुआ है, जिनमें 21 निगमों, 138 नगर पालिकाओं और 490 नगर पंचायतों में 12,607 पदों के लिए 57,778 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं, जिसके लिए वोटों की गिनती जारी है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को यानी कल मतदान होना है। इसके लिए सोमवार शाम से ही चुनाव प्रचार थम गया। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के विधानसभा चुनावों में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 624 कैंडिडेट मैदान में हैं। कल लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, पीलीभीत और लखीमपुर में मतदान होगा। 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 59 सीटों के लिए मतदान होना है। इस चरण में 9 जिलों में मतदान होगा। कल पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी और इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज में शाम 4:45 पर रोड शो करेंगे। इससे पहले उनकी आज 3 जनसभाएं हैं। पहली जनसभा प्रतापगढ़ के रानीगंज में, दूसरी जनसभा कोराम में और तीसरी जनसभा दोपहर 3:45 पर होगी। आज मंगलवार को अमित शाह इलाहाबाद, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी उम्मीदवारों के लिए जन समर्थन मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का रोड शो अल्लाहपुर से शुरू होगा और लोकनाथ चौराहे तक जाएगा। कुल 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं उनके ऊपर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में 1996 से अब तक 32.5 साल की सजा हो चुकी है। दरअसल करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले के झारखंड से जुड़े सभी मामलों में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के झारखंड से जुड़े सभी मामलों में सजा सुना दी गई है। ऐसे में अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 32.5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं लालू प्रसाद यादव पर
1.65 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि चारा घोटाले का श्राप लालू प्रसाद यादव का पीछा साल 1996 से कर रहा है। उस साल पटना हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान 30 जुलाई 1997 को विशेष अदालत में सरेंडरों ने पहली बार जेल भेजने की कहानी शुरू हुई थी। इसके पहले 25 जुलाई 1997 को विशेष अदालत से गिरफ्तारी का वारंट निकाले जाने पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एडीजीपी सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर जेल से रिहा होने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। रिपोर्ट के अनुसार राम रहीम को खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से जान का खतरा बताया गया था। उन्होंने 6 फरवरी को पत्र जारी कर हाईकोर्ट के इस बारे में सूचित किया था। हाईकोर्ट में पेश रिकॉर्ड से यह बात भी सामने आई है कि डेरा प्रमुख को खालिस्तान समर्थक तत्वों से खतरा है। इसके चलते हरियाणा सरकार द्वारा जेल से फरलो पर रिहाई के बाद उसे Z+ सुरक्षा दी गई है। रिकॉर्ड से जांच में पता चला है कि डेरा प्रमुख को रिहा करने की प्रक्रिया महाधिवक्ता की कानूनी राय लेने के बाद शुरू की गई थी। हरियाणा के सिरसा जिले के छोटे से गांव जोतका के लोगों को आज जश्न बनाने का मौका मिल गया है। ऐसा इसलिए कि गांव की लाडली बेटी और द ग्रेट वॉल ऑफ द इंडिया के नाम से मशहूर हॉकी प्लेयर सविता पुनिया को हॉकी इंडिया की कमान सौंप दी गई है। टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर द ग्रेट वॉल बनी सविता पुनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान दी गई है। स्पेन में 26-27 फरवरी को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन महिला प्रो हॉकी लीग मैचों के लिए एक बार फिर से महिला हॉकी टीम ने कमर कस ली है। भारतीय महिला टीम इन दिनों में भुवनेश्वर में प्रैक्टिस कर रही है और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया को हरियाणा सरकार की ओर से भीम अवार्ड भी दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें वर्ष 2018 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सविता पुनिया को जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है, जिससे सविता दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। गौरतलब है कि भारतीय महिला हॉकी टीम में 2006 में शुरुआत करने वाली सविता अभी तक करीब 225 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। सविता एशिया कप राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 5 से 6 बार बेस्ट गोलकीपर बन चुकी हैं और वहीं एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। पूर्वोत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत से सटे मैदानों में आज बारिश की संभावना है। इस बात की जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। साथ ही विभाग ने बताया कि मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने के आसार हैं। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 22 फरवरी को हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्व राजस्थान में तेज रही हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने यह जानकारी दी है कि बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल सिक्किम में 24 और 25 फरवरी को मध्यम बारिश के आसार हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट